हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के नए लेक्चर में। हम आ चुके हैं दूसरा लेक्चर लेकर आपका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, जो आपको क्लास 11th के पूरे फिज़िक्स के बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखता हूँ सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूलास। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूलास ऑफ वेरियस फिज़िकल क्वांटिटीज़। बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ है भाई 11th में, उन सारे के सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशनल फार्मूलास को देखने जा रहे हैं और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को मैं इस वीडियो से हेल्प कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं एरिया के साथ। ओके, नंबर 1 है आपका एरिया। अब एरिया मतलब क्या? एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला है। अब ब्रेथ को हम लेंथ ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू लेंथ। अब लेंथ को लिखने का जो डायमेंशन है वो कैसे लिखते हैं? L थर्ड ब्रैकेट, ठीक है, L थर्ड ब्रैकेट इंटू L थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको मैं L और L इंटू अगर L स्क्वायर फिर थर्ड ब्रैकेट। तो एरिया को मैं डायमेंशनली कुछ ऐसे लिख सकता हूँ L स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एरिया के जगह पर सिर्फ और सिर्फ L स्क्वायर लिख के थर्ड ब्रैकेट दे दोगे तब लोग समझ जाएंगे कि आप एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर मीन कर रहे हैं। नंबर 2, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ब्रेथ और हाइट लेंथ ही होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब ये बन जाएगा आपका लेंथ का क्यूब और थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, लेंथ को मैं लिख सकता हूँ लेंथ लिख के थर्ड ब्रैकेट, ऐसे 3 है तो ये हो जाएगा L क्यूब, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट लगा दो, सिंपल। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपका स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों का सेम ही आता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड या फिर वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उन सब का डायमेंशन क्या होता है? मतलब वन काइंड ऑफ लेंथ होता है, और लेंथ का डायमेंशन L थर्ड ब्रैकेट बाय टाइम। टाइम का डायमेंशन क्या है? T थर्ड ब्रैकेट। तो T को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा LT-1 थर्ड ब्रैकेट। ये होगा आपका स्पीड या फिर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। नंबर 4, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये फार्मूला है। तो हमें पता है कि आप बोलोगे भाई कि डायमेंशन क्या सेम रहेगा माइनस करने के बाद? ज़रा मुझे बताओ। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल 10 मीटर स्क्वायर माइनस 3 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा? तुम बोलोगे 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने वेलोसिटी से वेलोसिटी को माइनस किया तो मुझे क्या मिला? वेलोसिटी ही मिला। इसका मतलब अगर मैं इसका डायमेंशन चेक करूँगा तो मुझे LT-1 ही दिख रहा है, इसका डायमेंशन भी LT-1 ही दिख रहा है, और इसका डायमेंशन भी क्या है? LT-1 ही दिख रहा है। तो एक बात याद रखना है, ये बात यूनिवर्सल बात है, लिख के देता हूँ। ठीक है, कि डायमेंशंस एंड यूनिट्स don't change upon
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर आप प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो डायमेंशन हो या फिर यूनिट हो वो चेंज नहीं होता। अगर आप 3 मीटर से 2 मीटर माइनस करोगे तो आपको 1 मीटर मिलेगा, तो यूनिट सेम है, मीटर है। और देखा जाए तो मीटर मतलब क्या, लेंथ है, इसका डायमेंशन लेंथ है, इसका भी डायमेंशन लेंथ है, और 1 मीटर ये भी लेंथ है, इसका भी डायमेंशन लेंथ ही है। समझ आया? तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद कोई चेंज नहीं होता डायमेंशन में और यूनिट में। लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो फिर आपका डायमेंशन और यूनिट दोनों चेंज होंगे। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चेंज नहीं होगा। ये बात आपको एकदम भाई याद रखना है, याद रखना है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी ही रहेगा तो डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर ही रहेगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन है आपका LT-1 थर्ड ब्रैकेट, और टाइम का डायमेंशन आपको पता ही है T थर्ड ब्रैकेट। अब मुझे टाइम को ऊपर लेके जाना है तो T ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा LT-2, इसके बाद थर्ड ब्रैकेट। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT-2। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, सारे क्वांटिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके बाद है आपका मोमेंटम, इसके बाद है आपका मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब मास को मैं लिख सकता हूँ डायमेंशनली m थर्ड ब्रैकेट, और वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ डायमेंशनली LT-1 थर्ड ब्रैकेट। अब मल्टीप्लिकेशन में सबको एक साथ लाओ तो ये होगा MLT-1। ठीक है, हम पावर में ऐसे नहीं बोलते कि MLT⁻⁻1 नहीं बोलते, डायरेक्टली बोलते थे MLT-1, ये समझ जाते हैं। ठीक है, अच्छा MLT-1 ये होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। इसके बाद नंबर 6 फोर्स। नंबर 6 है फोर्स। इसको थोड़ा सा, हाँ अब देखो फोर्स। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। मास को हम लिखते हैं m थर्ड ब्रैकेट इनटू एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, डायमेंशनली LT-2 थर्ड ब्रैकेट। अब इनको एक साथ लाओ तो हो जाएगा MLT-2, ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। गॉट इट? अच्छा ठीक है भाई, ओके। इसके बाद 7 होगा वर्क डन, या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्क भी कह सकते हो, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपको पता है अभी MLT-2 होता है डायमेंशनल फार्मूला, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वन काइंड ऑफ लेंथ होता है, लेंथ को हम लिखते हैं L थर्ड ब्रैकेट। मल्टीप्लिकेशन में है तो L और L पावर प्लस हो जाएगा तो ML² हो जाता है वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इसके बाद एनर्जी। मैंने बताया था एनर्जी और वर्क डन ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही होते हैं। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का भी आपका डायमेंशनल फार्मूला ML² होता है। ठीक है, बिकॉज एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा, फिर आता है एनर्जी के बाद आपका प्रेशर, या फिर पावर लिख देता हूँ पहले तो पावर। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला होगा, पावर मतलब क्या, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम।
तो वर्क डन का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है ml² t-2 बाय टाइम का t, फिर थर्ड ब्रैकेट लगा देते हैं, तो t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml² t-3, ml² t-3, ये आपका पावर का डायमेंशनल फार्मूला। फिर नंबर 10 पे आता है आपका प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर क्या है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है भाई, मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ साथ ही साथ। तो फोर्स का आपको पता है ml t-2 होता है डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का, और एरिया का कितना होता है अभी निकाला था हमने सबसे पहले, l² होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इस l के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा तो एक l बच जाएगा, l ऊपर आएगा तो l-1 हो जाएगा। ml-1 t-2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। ये आपको देख लेना है। ठीक है, हमने कैसे इसको कैंसिल किया। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर में है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर इसको कहते हैं हम टॉर्क, जो हम रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में आराम से ब्रीफली पढ़ने वाले। तो अभी क्या है, क्यों है, पहले बताया है। कुछ भी न्यू टर्म अगर दिखता है उसको इग्नोर करना है, इसका मतलब क्या है, ये सब उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी सेपरेट चैप्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क क्या होता है? फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, फोर्स एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस के परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये परपेंडिकुलरली लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह लग रहा है, और फोर्स लग रहा है। ओके, ठीक है, तो फोर्स का आपको लिखना है ml t-2 डायमेंशनल फार्मूला, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में लग रहा है, मतलब डिस्टेंस मतलब l, तो ये हो जाता है ml² t-2। ठीक है, ये लो भाई, गॉट इट। अच्छा, तो अभी के लिए टॉर्क क्या है, क्यों है, ये सब आपको नहीं देखना है। टॉर्क का डायमेंशन क्या है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टॉर्क के बाद है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कैसे आया दिखाता हूँ, देखो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, है ना? कौन से चैप्टर में? ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला ज़रूर है। ठीक है, क्या फार्मूला है बताता हूँ। देखो, हमारे पास एक फार्मूला ये है कि फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स separated by distance r and having mass m1 and m2 is given by F equals to G into m1 into m2 by इनके बीच में जो डिस्टेंस r है उसका स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है, ये हमारे न्यूटन चाचा ने दिया था। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ से मैं G का वैल्यू निकालूंगा इस फार्मूला से। देखो कैसे। तो हमें पता है कि F, रुको थोड़ा सा इसको छोटा करो, हमें पता है कि F इक्वल्स टू G इंटू m1 इंटू m2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, d² लिख देता हूँ, यहाँ पे r² d² लिखता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, G का वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ से G का वैल्यू क्या आ जाएगा, G इक्वल्स टू F इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, F का फोर्स है, इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाई मास ऑफ वन बॉडी इंटू मास ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, अब यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा G इक्वल्स टू F इंटू डी स्क्वायर
बाय मास ऑफ वन बॉडी मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ अनदर बॉडी। फोर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mlt-2 इंटू डिस्टेंस, लेंथ होता है इसका स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन बॉडी इंटू मास ऑफ अनदर बॉडी। मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली, m, कैपिटल M। यहाँ पर दो मास है तो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो गया। अब कैंसिलिंग करेंगे हम, कैंसिलिंग करने के बाद क्या होगा कि m और m स्क्वायर में से एक m कट जाएगा ना, ये और ये कट गया, एक m बच गया नीचे, ऊपर l इंटू एल स्क्वायर मतलब l क्यूब हो जाएगा। अच्छा, तो फिर अब क्या होगा, अब m ऊपर आएगा, m नीचे है, ऊपर आएगा तो m के पावर में -1 हो जाएगा, l इंटू एल का पावर 1 और यहाँ पर l का पावर 2, मल्टीप्लिकेशन में है पावर प्लस होगा तो l क्यूब और t का पावर -2। ये आपका हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। थर्ड ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ भी थर्ड ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो समझ आया कि हमने इस g के वैल्यू को कहाँ से लाया, इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव किया, ठीक है भाई। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, नहीं तो जगह नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा कि PDF बनते टाइम में क्या होता है कि, ठीक है, ये गायब हो जाता है, गायब नहीं, थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है, पता नहीं क्यों। इसको थोड़ा मैं यहाँ लेके आता हूँ। ओके ओके, नाउ देखो ये कितना हो गया, 12 नंबर हो गया ना, अभी 13 नंबर पे है इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का तो डायमेंशनल फॉर्मूला को पता ही है, mlt-2 इंटू टाइम का t, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपका इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mlt-1 हो जाएगा, ठीक है, -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो देखा जाए तो इम्पल्स और मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम टू सेम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर 14 पे है आपका स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है बताता हूँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का mlt-2 और एरिया का l स्क्वायर, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला। तो फिर से वही l और इसमें कट जाएगा, तो m l-1 t-2, ठीक है, l नीचे था ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव आएगा, t-2 और m तो है ही। तो देखो स्ट्रेस और प्रेशर इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम टू सेम है। फिर आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, जिसको हम डेल्टा L भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, मतलब लेंथ में कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब क्या कि पहले 5 मीटर था सपोज, और सॉरी, चेंज इन लेंथ मतलब LF माइनस LI, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो फाइनल लेंथ सपोज मान लेता हूँ 5 मीटर है, इनिशियल लेंथ सपोज 3 मीटर है, माइनस करोगे तो 2 मीटर ही रहेगा। तो मैंने बताया था माइनस करने के बाद डायमेंशन चेंज नहीं होता, तो ये क्या है, लेंथ है, इसका डायमेंशन भी लेंथ है, तो माइनस करने के बाद इसका डायमेंशन भी लेंथ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो डायमेंशन क्या होगा, L बाय ओरिजिनल लेंथ, ये तो लेंथ ही है, इसका डायमेंशन भी L, कट गया, कटने के बाद 1 आ गया, ठीक है, कट जाने के बाद 1 आ जाएगा।
तो इसका मतलब इसका आंसर होता है डायमेंशनलेस, मतलब स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटी था ऊपर नीचे तो हमने कैंसिल कर दिया, तो इसमें कुछ बचेगा नहीं। डायमेंशनलेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0, इसको ऐसे भी लिखा जाता है डायमेंशनलेस को। ठीक है, अच्छा, तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, इसको आप या तो 1 लिख सकते हैं या फिर डायमेंशनलेस भी कह सकते हैं, या फिर भाई साहब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। बताता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है जो कि है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, इलास्टिसिटी होगा। अच्छा, अब देखो, और ठीक है, और है आपका यंग मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। अब बोलोगे भाई ये क्या है भाई, इतने सारे नाम? नहीं, ऐसा मत सोचो कि भाई इनके नाम है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और इसका दूसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो आपने मैंने और में लिखा, ये दूसरे क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन इनका इनका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है। जैसे कि मोमेंटम और इम्पल्स दोनों क्या है? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, जबकि इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम। देखो डिफरेंट हमारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला एकदम सेम टू सेम है। क्या है? mlt-1। तो वैसे ही यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन इनका डायमेंशनल फार्मूला और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका दूसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके साथ बराबर है। लेकिन याद रखना, यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, these all are different physical quantities, but their dimensional formula is the same। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है भाई, अब हमें पता है कि स्ट्रेस जो है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें पढ़ के रखा है, ये प्रेशर के बराबर होता है ml-1 T-2 थर्ड ब्रैकेट बाय, अभी हमने देखा कि स्ट्रेन जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, और ना भी लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सो एज आई सेड, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस है, तो मैं स्ट्रेन के डायमेंशन के जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ, और स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वो है ml-1 T-2, प्रेशर के बराबर है। प्रेशर के बराबर मतलब प्रेशर के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, अच्छा, तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका दूसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसके साथ साथ यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, अगर नाम दिखते हैं तो सबका आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है ml-1 T-2। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, प्रेशर के बराबर, प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर, और स्ट्रेस के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे है सरफेस टेंशन। फार्मूला क्या है? फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन का फार्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का आपको पता है
MLT-2 डायमेंशनल फार्मूला और लेंथ का L, तो लेंथ और लेंथ कट जाएगा, कट गया, क्या बच गया MT-2, ये हो जाएगा सरफेस टेंशन का आपका डायमेंशनल फार्मूला। 18 नंबर पे है सरफेस एनर्जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी फार्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन एरिया, वर्क डन अपॉन एरिया। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है ml² T-2 बाय एरिया का है L², तो L² और L² टाटा बाई बाई हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा फिर से MT-2। तो देखा जाए तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन इनका डायमेंशनल फार्मूला बराबर है। तो डायमेंशनल फार्मूला बराबर है तो ये मत सोचना कि वो क्वांटिटीज़ भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला बराबर होने से क्वांटिटीज़ भी सेम टू सेम होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर एक सरफेस का एनर्जी है, दूसरा सरफेस का टेंशन है, दोनों अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, दोनों का फार्मूला भी अलग अलग है देखो, लेकिन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो ऐसे बहुत सारे हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं पहले भी, ठीक है, जैसे कि वर्क एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। इसके बाद प्रेशर इम्पल्स नहीं, प्रेशर और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला बराबर है ऑल्सो तुम्हारा वो वाला स्ट्रेस का भी है सेम टू सेम उनके साथ। फिर मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। 19 नंबर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा के साथ, ठीक है, ब्रैकेट में लिखता हूँ ईटा, ऐसे लिखते हैं ऐसे। इसका फॉर्मूला है आपका F/6 पाई रेडियस इंटू वेलोसिटी। अब ये कहाँ से आया भाई, बताता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास एक फोर्स है विस्कस फोर्स, ठीक है, पढ़ेंगे हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो एक है विस्कस फोर्स, इसको हम F से डिनोट करते हैं। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई रेडियस ईटा इंटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से, विस्कस फोर्स के फॉर्मूले से मैंने ईटा को डिराइव किया, जो कि होगा फोर्स बाय 6 पाई रेडियस इंटू वेलोसिटी। अब समझ आया कि ईटा कहाँ से आया, विस्कस फोर्स के फॉर्मूले से आया ईटा का वैल्यू, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या होता है, क्या चीज़ है, बाहर में जाए इस चैप्टर में, हमें नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। जब पढ़ने को टाइम मिलेगा, जब पढ़ने को चैप्टर मिलेगा तब वहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो फोर्स मतलब भाई जितना भी फोर्स हो, विस्कस फोर्स हो, ऐसा फोर्स हो, वैसा फोर्स हो, है तो फोर्स ही, तो इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा MLT-2। इसके बाद एक बात याद रखना, 6 जो है एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। बिकॉज सपोज मैंने बोला कि 6, ठीक है, 6 क्या है, एक नंबर है, तो नंबर में इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्या नंबर में कोई मास है, जी नहीं। क्या नंबर में कोई लेंथ है, जी नहीं। क्या नंबर में कोई टाइम है, नहीं है। क्या नंबर में टेम्परेचर है, जी नहीं। मतलब नंबर जो चीज़ है ना, ये एक डायमेंशनलेस चीज़ है, ये बात आपको याद रखना है। नंबर इज़ ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, बिकॉज नंबर का जो वैल्यू है 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसा नहीं कि भाई आज 6 था कल 7 हो गया, ठीक है। जब भी हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको हम 6 ही बोलते हैं, 6 ही मीन करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लिखा 6 और इसका वैल्यू आ गया 3, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 6 का वैल्यू एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। नंबर हमेशा डायमेंशनलेस होता है, जैसे कि -½
ये भी डायमेंशनलेस है। इसके बाद √2, √3 ये सब कुछ डायमेंशनलेस है। इसके बाद पाई का वैल्यू भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 समथिंग। तो ये क्या है, नंबर है, नंबर मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सिंपल और कुछ नहीं। तो 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, इसको हमें नहीं लिखना है, डायमेंशनलेस है मतलब 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस 1 काइंड ऑफ लेंथ होता है तो लेंथ लिखेंगे, इनटू वेलोसिटी पता है आपको LT-1, LT-1 एल लेंथ और लेंथ कट गया। अच्छा अब क्या बच गया, लेंथ एक बचा है नीचे, ऊपर जाएगा तो ML-1, T-1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 +1 -1 हो जाएगा। ML-1 T-1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ML-1 T-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 20 पर। नंबर 20 में है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये थोड़ा देखने वाली चीज़ है भाई, ठीक है। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, इसके पीछे वेलोसिटी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसका डायमेंशन LT-1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, एक एक्सेप्शन है ये। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम, कितना एंगल कवर किया है पर यूनिट टाइम में। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्यों नहीं होता बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 नंबर एंगल। एंगल आपको उन्होंने बताया था, एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। तो आर्क लेंथ क्या है, 1 काइंड ऑफ लेंथ ही होता है। रेडियस क्या है, एक तरीके का लेंथ ही होता है। तो लेंथ और लेंथ कट के क्या हो गया, 1 आ गया। 1 आना मतलब क्या, डायमेंशनलेस है। तो एंगल आपका डायमेंशन लेस है, लेकिन एंगल जो है इसका हमारे पास यूनिट है रेडियन। तो अगर आपको कोई पूछे नेम ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डायमेंशन लेस बट इट हैज़ ए यूनिट, देन आपको बोलना है एंगल। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है भाई साहब, लेकिन एंगल का यूनिट ज़रूर है जो कि है रेडियंस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है तो एंगल के जगह पर मैंने लिख दिया 1, इसका डायमेंशन नहीं है मतलब मैंने लिख दिया 1 बाय टाइम। टाइम मतलब क्या, कैपिटल T लिखेंगे इसको। अब मुझे टाइम को ऊपर लेके जाना है तो हो जाएगा T-1 थर्ड ब्रैकेट। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया T-1, जबकि इसके पीछे वेलोसिटी लगा हुआ है लेकिन इसका डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर नहीं है, ये बात याद रखना है। टाइम के बाद अब मैं आ जाता हूँ मैं हाँ, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, अब देखो इसके पीछे भी मोमेंटम लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो मोमेंटम के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास के लिए कैपिटल M इंटू वेलोसिटी के लिए LT-1 इंटू रेडियस एक तरीके का लेंथ है तो इसलिए कैपिटल L। मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा ml T-1। सो व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ml² T-1। क्या ये मोमेंटम के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर है, जी नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके पीछे एक्सेलरेशन है लेकिन इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला T-1 अभी अभी किया, और टाइम का कैपिटल T। T ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T-2 थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का है T-2, गॉट इट। अच्छा,
फिर नंबर 24, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रहे इसके नाम के पीछे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसका डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट इज़ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब होता है m0 l0 t0 मतलब 1। ठीक है, तो जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, अच्छा 25 नंबर, बहुत सारे हमने कर लिए हैं और भी बहुत सारे बाकी हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास को तो हम कैपिटल M से लिखते हैं और डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर l स्क्वायर, तो बन जाता है ml स्क्वायर थर्ड ब्रैकेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपका फॉर्मूला है ml स्क्वायर। फिर है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस है मतलब वन काइंड ऑफ लेंथ है, इसलिए इसका डायमेंशन होगा सिर्फ और सिर्फ l। इसके बाद 27 नंबर, टाइम पीरियड। बहुत आसान, टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम के लिए कैपिटल T। 28 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम लिखते हैं 1 बाई टाइम पीरियड मतलब 1 बाई T। ठीक है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-1, बिकॉज 1 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने 1 ही लिखा अभी के लिए। ठीक है, अच्छा तो फ्रीक्वेंसी का T-1 डायमेंशनल फार्मूला। 29 नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का स्पेलिंग लगता है गलत है। आई गेस दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट का स्पेलिंग, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा भाई, बाद में ठीक कर दूंगा मैं, अगर गलत हो तो मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला यहाँ से आता है, मतलब डिराइव कैसे हुआ है बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला है एनर्जी, एनर्जी इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू। ठीक है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, साउंड चैप्टर में न्यू फ्रीक्वेंसी को, इसको मतलब मुझे पता नहीं भाई न्यू को लिखते कैसे, ऐसे लिखते कैसे लिखते हैं इसको। कभी मेरा सुंदर से लिखते, मतलब इसको मैं सुंदर से लिखना चाहता हूँ लेकिन सुंदर तरीके से लिख नहीं पाता इसको, कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे ऐसे भाई सबसे एनोइंग लगता है मुझे ये न्यू लिखना। अच्छा मैंने इसको लिखा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एच को लिख सकता हूँ एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू। ठीक है, फिर से एनोइंग पार्ट, ये लो भाई लिख दिया, पता नहीं कैसे। चलो, तो इस फॉर्मूला के मदद से मैंने एच का वैल्यू एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी न्यू के बराबर लिखा, अरे न्यू के बराबर लिखा। ओके, एनर्जी का आपको पता है डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर T-2 बाय फ्रीक्वेंसी का आपको पता है T-1, अभी अभी लिखा है मैंने। ये थर्ड ब्रैकेट लगाओ बेटे। ओके, इसके बाद T ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ml स्क्वायर T-1, ml स्क्वायर T-1। ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद
30 नंबर, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आप सबको कि जितने भी आपको ऐसे दिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट, करना कुछ नहीं है, बस चेंज इन वेलोसिटी बाय लेंथ कर देना है। ठीक है, मतलब सिंपली वेलोसिटी बाय लेंथ कर देना है। ठीक है, वेलोसिटी के बाय लेंथ कर देना है, मतलब लेंथ से डिवाइड कर देना है। सपोज मैंने बोला एनर्जी डेंसिटी, क्या लिखोगे? एनर्जी बाय लेंथ। अगर मैंने बोला करंट डेंसिटी, तो करंट बाय लेंथ। इसके बाद मैंने लिखा वॉल्यूम डेंसिटी, सर वॉल्यूम डेंसिटी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके बाद और क्या बोला जा सकता है, हाँ प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या करोगे? प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दोगे, सिंपल। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी है एक, चेंज इन वेलोसिटी बाय लेंथ, मतलब डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस होता है इसका, इसमें डिस्टेंस लिखो। चेंज इन वेलोसिटी मतलब, अरे भाई वेलोसिटी चेंज मतलब क्या? बहुत आसान, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी वेलोसिटी था LT-1 ही है इसका डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन LT-1 ही है, इसका भी LT-1 ही है, बताया था। माइनस करने के बाद डायमेंशन चेंज नहीं होता, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर ही होता है LT-1 बाय डिस्टेंस, मतलब वन काइंड ऑफ लेंथ। तो L और L कट गया और बच गया सिर्फ और सिर्फ T-1। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, सिर्फ डिवाइड करना है आपको लेंथ से, सिंपल और कुछ नहीं। इसके बाद 31 नंबर पे देख लेते हैं। 31 नंबर पे फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है फोर्स बाय डिस्टेंस। तो फोर्स बाय डिस्टेंस, फोर्स का आपको पता है MLT-2 डायमेंशनल फार्मूला, और डिस्टेंस मतलब L, थर्ड ब्रैकेट L और L कट गया। MT-2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फिर आता है स्पेसिफिक हीट, ये थोड़ा अलग है। स्पेसिफिक हीट है, फॉर्मूला शॉर्टकट तरीके से लिख देता हूँ, हीट बाय मास इनटू टेम्परेचर। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना। तो हीट भी एक तरीके का एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL²T-2 डिवाइडेड बाय मास का आपको पता है m होता है, इनटू टेम्परेचर का k होता है केल्विन। तो मास और मास कट गया, केल्विन का k ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा इसका पावर। तो L²T-2K-1, ये थोड़ा अलग था आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट, L²T-2K-1। इसके बाद लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फॉर्मूला है हीट अपॉन मास। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ML²T-2 बाय मास के लिए m और m टाटा बाय बाय, तो हो जाएगा L²T-2। ये आपका लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला। और भी है बहुत सारे, ठीक है, और 4-5 है, शायद 4 है आई गेस। ओके 4, हाँ 4 ही है। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, क्या चीज़ है, बोला था ना भाई, इग्नोर करो अभी। जब चैप्टर आएंगे इनके ऊपर तब आपको भाई, तब अगर आपने बोला कि भाई नहीं पढ़ना, तब भाई आपको लप्पड़ पड़ जाएगा भाई। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या है? हीट इनटू, ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, हीट इनटू डिस्टेंस
बाय एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। ठीक है, तो हीट मतलब एनर्जी का फॉर्म, डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 इंटू डिस्टेंस मतलब L डिवाइडेड बाई एरिया मतलब L², टेम्परेचर मतलब केल्विन इंटू टाइम मतलब T। कुछ कैंसिल जाएगा क्या? जी हाँ, L² कैंसिल, T ऊपर जाएगा, K ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा mL/T-3K-1। यह आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी mL/T-3K-1। अच्छा, इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल R से लिखा जाता है इसको। अच्छा, थर्मल कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं। ठीक है, K से डिनोट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए 35 नंबर पर है हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको R से डिनोट करते हैं। बहुत मस्त बारिश हो रहा है भाई। ठीक है, बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, मस्त हो रहा है भाई, एनवायरनमेंट अच्छा है, ठंडा ठंडा है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, तो फिर प्रेशर का आपको पता है, डायमेंशनल फार्मूला mL-1T-2 इंटू वॉल्यूम का L³ होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है मोल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ MOL थर्ड ब्रैकेट इंटू, इसको भी थर्ड ब्रैकेट लगा देता हूँ, L³ टेम्परेचर K। ठीक है, केल्विन का K। अच्छा, तो कुछ कैंसिल तो जाएगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा ऊपर, L-1 इंटू L³ तो L² हो जाएगा, mL² T-3K-1 मोल टू द पावर -1। ठीक है, बहुत ही यूनिक है आपके लिए ये, मतलब पहले आपको कभी मिला नहीं ऐसा फॉर्मूला, तो अलग है ये, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का है ये, mL² T-2 K-1 मोल -1। ओके, अच्छा, तो इससे पहले हमारा और दो बाकी है। ठीक है, दो के बाद मैं एक और बात लिख दूंगा यहाँ पर जो मैंने पहले लिखा नहीं, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, इसको लिखते हैं KB। ठीक है, ओके, फॉर्मूला क्या है, एनर्जी बाय टेम्परेचर। ठीक है, बहुत आसान, एनर्जी का होता है mL² T-2 और टेम्परेचर का K, थर्ड ब्रैकेट, तो हो जाएगा mL² T-2 K-1 थर्ड ब्रैकेट, सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा लास्ट, अच्छा रुको, लास्ट है क्या ये? अच्छा, ये लास्ट है शायद। ठीक है, ये लास्ट है, और अच्छा और भी तो है ना, और ये तो आपको पता होनी चाहिए, वेवलेंथ। वेवलेंथ एक तरीके का लेंथ ही होता है, इसलिए इसका डायमेंशन होगा L। एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हैं तो मिलेगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रहा है, मतलब लेंथ ही होता है। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितने भी मैंने दिए हैं आप सभी को, जितने भी आपको मैंने डायमेंशनल फार्मूला दिया है, उन सभी में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैसे आया, क्यों आया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, बहुत आसान सा है। अब इनको रट्टा मारना तो आपको पड़ेगा, लेकिन
कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि वर्क डन और एनर्जी इन दोनों का सेम होता है। सिमिलरली टॉर्क भी होता है, इसमें टॉर्क कहा गया, टॉर्क, अरे टॉर्क तो ऊपर होगा शायद, टॉर्क कहाँ लिखा मैंने, टॉर्क टॉर्क टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छा ये वाला, ठीक है। तो देखो वर्क डन, एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है, ml² t-2, ठीक है। देन मोमेंटम और इम्पल्स, इन दोनों का सेम होता है डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, भाई बोल नहीं पा रहा मैं और इसके बाद प्रेशर, इन सब का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। ये मैं मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद एक्सेलरेशन का, फोर्स का तो mlt, पावर का, प्रेशर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, स्ट्रेन का, अच्छा ये हो गया। सरफेस टेंशन, हाँ ये भी लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी दोनों का सेम है डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी और आपका फ्रीक्वेंसी, इनका सेम टू सेम है, फ्रीक्वेंसी कहा गया, फ्रीक्वेंसी इसका भी t-1 है, उसका भी t-1 है। और हाँ, और भी दे देता हूँ एक्चुअली, जो डायमेंशन लेस है वो मैंने बताया नहीं। 39 नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डायमेंशन लेस होता है। कैसे होता है बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट in that particular medium. This is absolute refractive index. So this is speed of light, this is also speed of light, मतलब LT-1 ऊपर भी है, LT-1 नीचे भी है, कैंसिल हो गया 1, सो डायमेंशनलेस। देन आपका रिलेटिव डेंसिटी भी डायमेंशनलेस होता है। क्यों? बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो ये होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दोनों ही क्या है? डेंसिटी है। तो इसमें भी ml-3, इसमें भी ml-3 डायमेंशन है, कैंसिल हो गया 1, मतलब डायमेंशनलेस। ठीक है, अब देखो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ constants एंड वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, देखो जैसे कि पहला डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब पता है क्या है? डायमेंशनल का मतलब डायमेंशन है और वेरिएबल का मतलब इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब डायमेंशन है, डायमेंशंस, यप, एंड वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो डायमेंशन है और वेरिएबल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल इज एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी,
फोर्स, वर्क डन, मोमेंटम, ये सब आपके एट्सेट्रा, ये सब आपके डायमेंशनल वेरिएबल। क्यों? बिकॉज भाई देखो, एरिया का डायमेंशन है, वॉल्यूम का हमने निकाला है ऑब्वियसली डायमेंशनल फार्मूला की मदद से, डेंसिटी है का है, फोर्स का डायमेंशन है, वर्क डन का है, मोमेंटम का है, स्पीड, एक्सेलरेशन सबका है। लेकिन क्या इनके वैल्यूज़ फिक्स्ड है? नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट का एरिया आता है, सॉरी, किसी फ्लोर का एरिया आता है सपोज 10 मीटर स्क्वायर, किसी का आता है 50 मीटर स्क्वायर, किसी का आता है 100 मीटर स्क्वायर। तो ये फिक्स्ड नहीं है, यह वेरिएबल वैल्यूज़ है, लेकिन इनका डायमेंशन है, इसलिए इनको कहते हैं हम डायमेंशनल वेरिएबल। सिंपल क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डायमेंशनल, अच्छा डायमेंशनल, हाँ डायमेंशन लेस की बात करते हैं अभी। डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब अभी वेरिएबल वैल्यू है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है। डायमेंशन लेस वेरिएबल मतलब हुआ कि डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशंस नोप, लेकिन वेरिएबल वैल्यू है। जैसे कि एग्जाम्पल, एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, एटसेट्रा। तो एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, इनके क्या है? डायमेंशन नहीं है। हमें देखा एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन एंगल के वैल्यूज़ अलग अलग हो सकता है। किसी एंगल का वैल्यू 1 रेडियन है, किसी का 100 रेडियन, किसी का 2π/3 रेडियन, किसी का 4π/9 रेडियन। तो फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल वैल्यूज़ हैं। फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी का 2.42, किसी का 2.18, ठीक है। फिक्स्ड नहीं है, लेकिन डायमेंशन भी नहीं है, लेकिन वैल्यू भी फिक्स नहीं है, वेरिएबल वैल्यूज़ है। रिलेटिव डेंसिटी भी चेंज होता रहता है, किसी का फिक्स्ड रिलेटिव वैल्यू, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी नहीं है। तो इनके डायमेंशन नहीं है और साथ ही साथ इनके वैल्यूज़ भी फिक्स्ड नहीं है। इसके बाद आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब ऐसे वैल्यूज़ जिनका वैल्यू फिक्स्ड है और डायमेंशन भी है। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे कि इसका मतलब होगा डायमेंशन है, यस डायमेंशन इज़ देयर बट कांस्टेंट वैल्यू, वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। वैल्यू चेंज नहीं होता, वैल्यू इज़ फिक्स्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, लिख देता हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू फिक्स्ड है, इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू कितना है? पढ़ा था हमने क्लास 9 में, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। देन ठीक है, लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका भी डायमेंशन हमने निकाला हुआ है। इसका डायमेंशन कितना है? m-1 L³ T-2। और आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो कितना है? ml² T-1, ठीक है। ऐसे ही अच्छा, इसका वैल्यू लिख देता हूँ सबसे पहले। तो
इसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है, मतलब इनके वैल्यूज़ कांस्टेंट है और साथ ही साथ इनके डायमेंशंस भी हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन भी नहीं है और इनका वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी -12। अच्छा, एक काम करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ -∞, इन्फिनिटी, बस इसे समझ जाओ, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया है कि मैंने क्या लिखा है -∞, इन्फिनिटी, तो आप समझ जाओगे कि मैंने क्या लिखा है। जितने भी नंबर्स है भाई साहब, -∞, इन्फिनिटी का मतलब होता है -∞ और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे के सारे रियल नंबर्स अगर होते हैं उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं और उनका वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कह सकते हो। √2 से शुरू करके -12 14/3 1 2, ठीक है, ये सब कुछ आपके डायमेंशनलेस है। और साथ ही साथ आपका पाई भी डायमेंशनलेस है, आपका ई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये भी आपका डायमेंशनलेस है, एट्सेट्रा, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर आपको ऐसे लिखा हुआ होगा, ये EXP भी लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायमेंशनलेस, डायमेंशनल कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। इसके बाद आगे है हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या चीज़ है भाई? ठीक है, बहुत आसान सा चीज़ है ये, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको, हाँ, प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है क्या ये वाला इंक? प्रिंसिपल, ओ सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आई गेस दिखाई दे रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चीज, मतलब क्या कहता है ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आई कैन राइट इट लाइक दिस, अकॉर्डिंग to this principle, the dimensions of the fundamental quantities of two sides of a physical relation must be same। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर तुमने एक फिज़िकल रिलेशन बनाया है, मान लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, तुमने लिखा है कि m का पावर कुछ a है, l का पावर कुछ b है, t का पावर कुछ c है, ठीक है। ये सपोज़ ये किसी भी एक फिज़िकल क्वांटिटी का सपोज़ ये डायमेंशनल फार्मूला है, और ये तुमने बराबर लिख दिया है एक और फिज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर, जिसका तुम्हारा m के पावर में x है, l के पावर में y है, t के पावर में z है, ठीक है। तुमने ऐसा करके लिखा, ठीक है, मतलब तुमने एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल टू लिखा, बराबर लिखा। तो तुम ये इक्वल टू साइन तभी दे सकते हो जब इनके डायमेंशंस, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं, ये m फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनके डायमेंशंस मतलब पावर्स सेम अगर है, तब जाके तुम सिर्फ और सिर्फ ये इक्वल टू वाला साइन दे सकते हो, ठीक
ठीक है, तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, कि अगर भाई साहब आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को इक्वल बताया है, इसका मतलब उनके डायमेंशंस मस्ट बी सेम, मतलब एक इनके डायमेंशन जो होंगे आपस में बराबर होने ही चाहिए, ऐसा इसका मतलब होता है। तो डायमेंशन ऑफ m बराबर होंगे, डायमेंशन ऑफ l बराबर होंगे, डायमेंशंस ऑफ t बराबर होंगे। ये है आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना। ठीक है, ये उनका कहना है। अच्छा, जैसे कि इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 5 मीटर से मैं 10 kgs को माइनस कर सकता हूँ क्या? नहीं। सिमिलरली, अच्छा मैं इसको रखने देता हूँ, इक्वल टू नहीं होता। अगर मैं 10 किलोग्राम्स से 10 लीटर को माइनस करूँगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जी नहीं। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस अभी 10 केल्विन से अगर मैं 15 मीटर माइनस करने की कोशिश करूँगा तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इनके फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में सेम नहीं है, और जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम क्या बोलते हैं इसको, माइनस नहीं कर सकते या फिर प्लस नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर तुम्हें ऐसा कहूँ कि 15 मोल में तुम प्लस कर दो 15 केल्विन को, ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कहूँ 19 एम्पियर में तुम जोड़ो 10 किलो, क्या हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जोड़ सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, घटा सकते हैं। कब? जब उनके फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब तक कि उनके फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपस में बराबर नहीं है तब तक हम ये नहीं कर सकते। या फिर ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जब तक उनके डायमेंशंस सेम नहीं होंगे, ठीक है, तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1 मीटर में तुम 5 मीटर जोड़ो, तो तुम कहोगे हाँ भाई जोड़ सकता हूँ, बिकॉज इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन सेम है। या फिर इसका फिज़िकल क्वांटिटी, इसका फिज़िकल क्वांटिटी, इसका फिज़िकल क्वांटिटी सेम है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई 1 केल्विन में तुम्हें 5 केल्विन ऐड करना है, तो तुम ये भी कर सकते हो, 6 केल्विन होगा। दिस कैन बी डन। सो प्लस माइनस करने के लिए कंडीशन क्या है? दैट द फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। आइदर या फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ओके, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि 10 मीटर माइनस या फिर प्लस 10 सेंटीमीटर, क्या ये पॉसिबल है? बताओ, क्या मैं 10 मीटर में 10 सेंटीमीटर जोड़ सकता हूँ? जी हाँ, जोड़ सकता हूँ। कैसे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमें इनके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट्स को सेम करना भी एक मैटर है, लेकिन हम इनको प्लस कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज इन दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है, लेंथ ही है दोनों, इनका डायमेंशन भी लेंथ ही है, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इसको यूनिट को भी हमें सेम करना है। तो मैं 10 मीटर प्लस इसको लिख सकता हूँ 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 10.1 मीटर, ऐसा कह सकता हूँ मैं। ये तो क्लियर है? ओके, तो यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर हम दो चीज़ों को माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो उनको हम तभी प्लस कर सकते हैं, तभी माइनस कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम होगा, या फिर कह सकते हो जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी से होंगे। या फिर जब तुम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर रहे हो या फिर इक्वल बता रहे हो, तो तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि उनके डायमेंशंस जो है वो सेम है, नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। कि तुमने सपोज़ कह दिया कि सपोज़ ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशनल फार्मूला को हमने लिखा है, और ये दूसरा फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशनल फार्मूला को हमने लिखा है। तो हमने बताया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये इक्वल कब होगा? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर जितनी भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, MLT, मास, लेंथ और टाइम, इनके डायमेंशंस मतलब पावर्स को सेम होना ज़रूरी है। यही है अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लिमिटेशंस देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या होते हैं, फिर हम आ जाएंगे अपने एरर वाले पार्ट में, एरर सिग्निफिकेंट फिगर्स के वाले पार्ट में। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा असली चैप्टर जो है ये, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहला एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, मतलब हम डायमेंशंस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस काम में यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, मतलब हम जो डायमेंशन हमने बनाया है चीज़, ये हम कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है ना, क्या यूज़ है इसका, उस यूज़ को, उस एप्लीकेशन को हम देखेंगे। 3 इसके एप्लीकेशंस हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।